हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू CN स्टडी मेथड। सो फ्रेंड्स, तो चलिए इस वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे क्लास 6वीं का विषय विज्ञान है और अध्याय है 2, मतलब चैप्टर नंबर 2, हमारा पर्यावरण, आवर इन्वायरमेंट। सो फ्रेंड्स, तो हम लोगों ने विज्ञान की जो फर्स्ट चैप्टर है उसके बारे में पढ़ चुके हैं। ठीक है, वो पृथ्वी के बारे में था। अब इसमें हम लोग पढ़ेंगे हमारा पर्यावरण। हम लोग इस वीडियो में पर्यावरण के बारे में पढ़ेंगे। फ्रेंड्स, वीडियो टॉपिक वाइज होने वाली है क्योंकि एक ही वीडियो में पूरे एक पार्ट का हमारा पर्यावरण के सारे पार्ट कवर नहीं हो पाएंगे क्योंकि वीडियो बहुत ज़्यादा लंबा हो जाता है। फ्रेंड्स, विज्ञान एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट सब्जेक्ट है। आई होप फ्रेंड्स मेरा पढ़ाया हुआ आप लोगों को अच्छा लगेगा तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, शेयर ज़रूर कीजिएगा अपने सभी फ्रेंड के साथ और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। चलिए फ्रेंड्स, मैं पढ़ना शुरू करती हूँ। आप लोग ध्यान से देखते जाइए, समझते जाइए। ये पढ़ाने का एक ऐसा तरीका है जिसमें यदि बच्चों के पास टीचर ना हो तो अकेले कैसे पढ़ सकते हैं, इसी को देख करके मैंने इस प्रकार के वीडियो बनाना शुरू किया है और आपको अच्छे से समझ में भी आएगा क्योंकि मैं इसमें पूरे एक्सरसाइज, सारणी, टेबल वगैरह जितने भी होते हैं ना खालिस्तान, उन सभी को मैं करवाऊंगी। तो चलिए शुरू करते हैं। हमारा पर्यावरण, आवर इन्वायरमेंट 2.1 टॉपिक नंबर हम लोग पढ़ेंगे पर्यावरण के घटक। हम लोग क्या पढ़ेंगे? पर्यावरण के घटक के बारे में पढ़ेंगे। कंपोनेंट्स ऑफ इन्वायरमेंट। तो पर्यावरण के घटक अब क्या होते हैं ये घटक, चलिए पढ़ते हैं। आप जानते हैं कि हमारे चारों ओर कई प्रकार की चीज़ें पाई जाती हैं, जैसे हवा, पानी, मिट्टी, पौधे, जंतु आदि। तो हम लोगों ने देखा है ना कि हमारे चारों ओर हवा पाया जाता है, पानी पाया जाता है, मिट्टी पाया जाता है, पौधे और जंतु, जितने भी प्रकार की चीज़ें हैं सभी चीज़ें हमारे चारों ओर पाए जाते हैं। इन सबसे मिलकर हमारा पर्यावरण बनता है। तो इन सबसे मिलकर ही क्या बनता है? हमारा पर्यावरण बनता है और इन्हें पर्यावरण के घटक कहते हैं। इन्हें क्या कहते हैं? पर्यावरण के घटक कहते हैं। फ्रेंड्स, मैं जैसे जैसे अंडरलाइन करते जा रही हूँ वैसे आप लोग भी अंडरलाइन ज़रूर कर लीजिएगा। देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पर क्या समझाया है कि हम जब आँख उठा के अपने चारों ओर देखते हैं तो हमें हवा महसूस होता है, पानी को हम लोग देखते हैं, मिट्टी तो हमारे सभी पूरे ज़मीन भर तो मिट्टी ही मिट्टी है ना, मिट्टी तो पूरे मिट्टी का ही बना हुआ है ज़मीन। पौधे हैं हमारे आसपास और पूरे सब तरफ है पौधे। जितने भी प्रकार के जीव जंतु हो, चाहे फिर हम मनुष्य हों, कोई जानवर हो, कोई इंसेक्ट हो, कीट पतंगे हो, वो सभी इसमें आते हैं, जीव जंतुओं में आते हैं। तो ये सभी मिलकर के यही सभी मिलकर क्या बनता है? हमारा पर्यावरण बनता है। यदि कोई पूछे कि पर्यावरण किसे कहते हैं तो आप लोग बताइएगा। हमारे चारों ओर जो भी चीज़ें दिखाई दे रही हैं जैसे हवा, पानी, मिट्टी, पौधे, जंतु आदि, ये सभी मिलकर के पर्यावरण बनता है और इन्हें पर्यावरण के घटक कहते हैं। इन्हें क्या बोलते हैं? पर्यावरण के घटक। जैसे हम लोग सब्जी बनाते हैं तो सब्जी बनाने के लिए नमक, मिर्च, मसाले और सब्जी, तेल, इन सब की ज़रूरत होती है, तभी जा कर के सब्जी बनता है। उसी प्रकार से हमारा पर्यावरण भी इन सभी चीज़ों से मिलकर के बना हुआ है और इन्हें हम लोग क्या बोलते हैं? पर्यावरण के घटक बोलते हैं। जैसे सब्जी में डालने के लिए हम लोग क्या बोलते हैं उनको? ये सब्जी को बनाने के लिए ये सामग्री जैसे बोलते हैं ना, तो वैसे ही ये हमारे पर्यावरण के घटक, मतलब कि ये क्या है? सामग्री है जो इन सभी को मिला करके क्या बनता है? हमारा पर्यावरण बनता है। पर्यावरण के घटक दो प्रकार के होते हैं। देखिए फ्रेंड्स, अब यहाँ पर क्या बताया है? पर्यावरण के घटक दो प्रकार के होते हैं। कौन कौन से? सजीव और निर्जीव। कौन कौन से? लिविंग बींग्स एंड नॉन लिविंग बींग्स। इंग्लिश में भी इनको आप लोग समझते जाइए, थोड़ा थोड़ा इंग्लिश भी बताते जाऊंगी। और मैं ये भी सोच के रखी हुई हूँ कि आप लोगों को मैं इंग्लिश मीडियम में भी पढ़ाऊँ। तो सो फ्रेंड्स, तो वो जो सोच है वो काफ़ी टाइम बाद पूरा होगा क्योंकि अभी मैं हिंदी में आपको अच्छे समझाना चाहती हूँ। सजीव एंड निर्जीव, मतलब कि हमारे पर्यावरण में दो प्रकार के घटक हैं, सजीव घटक और निर्जीव घटक। पौधे एवं जंतु सजीव घटक हैं। अब देखिए, सजीव घटक के अंतर्गत कौन कौन से आते हैं? पौधे एवं जंतु, ये क्या है? सजीव घटक हैं। पौधे एवं जंतु क्या है? सजीव घटक हैं।
फिर वायु, जल, मिट्टी, प्रकाश आदि क्या है, ये सब निर्जीव घटक हैं। मतलब कि सजीव मतलब क्या होता है, जिसमें जीव हो, जो हिलता डुलता है, जो मूवमेंट करता है, सांस लेता है, पोषण करता है, हिलता डुलता है, विभिन्न प्रकार की लक्षणें पाई जाती हैं सजीव में। तो सजीव के अंतर्गत पेड़ पौधे आते हैं, पेड़ पौधे भी जिंदा होते हैं ना, और जीव जंतु आते हैं। और दूसरा हुआ निर्जीव घटक, मतलब कि ऐसे घटक जिनमें जीव नहीं होता है, आत्मा जिनमें नहीं होती है, जिनको कुछ भी महसूस नहीं होता, ना दर्द, ना उनको खाने की जरूरत, ना पीने की जरूरत, तो ऐसे चीज़ों को निर्जीव घटक कहते हैं। जैसे वायु, हवा को कभी खाना खाते हुए देखे हैं क्या आप लोग? हाँ, हवा चलती है तो हमको महसूस जरूर होता है। पानी, पानी को कभी और कुछ करते, मतलब सांस लेते हुए देखे हैं आप लोग? मिट्टी, प्रकाश, ये सारी चीज़ें क्या कहलाती हैं, निर्जीव घटक होती हैं। तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा कि पर्यावरण किसे कहते हैं, पर्यावरण के घटक कौन कौन से हैं, पर्यावरण में कितने प्रकार के घटक होते हैं, 2 प्रकार के, सजीव और निर्जीव। कौन से सजीव के अंतर्गत आता है और कौन से निर्जीव के अंतर्गत आता है, इतना समझ में आ गया होगा। अपने आसपास पाई जाने वाली वस्तुओं की सूची बनाइए। सारणी 2.1 को कॉपी में बनाकर सूची के आधार पर इसे पूरा कीजिए। अब देखिए फ्रेंड्स, आपके टीचर आप लोगों को पढ़ाते जरूर होंगे, लेकिन आप लोगों को ये सारणी वगैरह कभी भी नहीं भरवाते होंगे या बनवाते नहीं होंगे। लेकिन मेरी इस वीडियो में, मेरे इस चैनल में, सीएन स्टडी मेथड्स में आप लोगों को हर एक क्वेश्चन का आंसर मिलेगा। तो चलिए हम लोग सारणी पूरा करते हैं। कैसे पूरा करना है, ये देखिए सारणी टेबल 2.1 है। क्रमांक, संख्या, नंबर, सीरियल नंबर है। निर्जीव घटक को इंग्लिश में क्या बोलते हैं, नॉन लिविंग कंपोनेंट्स, और सजीव घटक को लिविंग कंपोनेंट्स। पौधे को प्लांट्स बोलते हैं, जंतु को एनिमल्स बोलते हैं। अब देखिए इसमें ये बताया है कि आपके आसपास की चीज़ों को देख कर के आपको सजीव और निर्जीव इनमें वर्गीकृत करना है, अपने आसपास की चीज़ों को देख करके। तो देखिए जैसे हमारे आसपास टेबल, कुर्सी, घर, पुस्तक, और साथ ही आपके उदाहरण में जो दिया था वायु, जल, मिट्टी, प्रकाश, ये सभी तो हमारे सामने दिखाई देते हैं ना, हमारे चारों ओर। तो ये है निर्जीव घटक हैं, ठीक है। अब इसमें सजीव घटक में 2 प्रकार के घटक होते हैं, एक पौधा और दूसरा जंतु। तो पौधे में आम, अमरबेल, कैक्टस, धान, इस प्रकार के कई प्रकार के पौधे, पेड़ पौधे पाए जाते हैं हमारे आसपास। जंतुओं में हिरन, मनुष्य, मछली, शेर, तो ये भी जितने प्रकार के जीव हैं, वो सारे जितने प्रकार के जंतु हैं वो हमारे पर्यावरण में पाए जाते हैं। तो आसपास देख करके आपको इसको भरना है, आप अपने हिसाब से भी इसको भर सकते हैं। बस निर्जीव में निर्जीव वाला आना चाहिए, सजीव में सजीव वाला आना चाहिए, ठीक है। ये टेबल आपको समझ में आया? चलिए आगे देखते हैं। आगे है, आप जानते हैं कि जीवधारी 2 प्रकार के होते हैं। हम लोगों ने अभी पढ़ा ना कि सजीव घटक 2 प्रकार के होते हैं, एक पौधा और दूसरा जंतु। तो आप जानते हैं कि जीवधारी 2 प्रकार के होते हैं, पौधे और जंतु। देखिए पौधे और जंतु आया ना, आपने देखा होगा कि अधिकांश पौधों की पत्तियों का रंग हरा होता है, कुछ पौधों के तने भी हरे होते हैं। यह हरा रंग क्लोरोफिल नामक पदार्थ के कारण होता है। देखिए फ्रेंड्स, एक और महत्वपूर्ण फैक्ट यहाँ पर आया कि जो हमारे आसपास दिखने वाले पेड़ पौधे होते हैं, उनकी सारी पत्तियाँ हरी होती हैं, और उनके बहुत सारे पौधे ऐसे होते हैं जिनके डंठल भी हरे होते हैं। तो ये हरा रंग पेड़ पौधे में किस कारण होता है? तो वो एक महत्वपूर्ण कारण है, क्लोरोफिल नामक पदार्थ एक महत्वपूर्ण कारक है। क्लोरोफिल होने के कारण पौधे पानी और कार्बन डाइऑक्साइड के द्वारा सूर्य प्रकाश की उपस्थिति में स्वयं भोजन बनाते हैं। तो देखिए क्लोरोफिल जब उपस्थित होता है हरी पेड़ पौधों में, पत्तियों में, तब वो क्या करता है,
पानी और कार्बन डाइऑक्साइड के द्वारा सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में स्वयं भोजन बनाती हैं, अतः इन्हें स्वपोषी कहते हैं। तो देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पर ये सजीव जगत में, सजीव घटक में दो प्रकार की जीवित चीज़ें होती हैं, एक पौधा और एक जंतु होता है। तो इसमें हमको सबसे पहले पौधे के बारे में बताया गया है, पेड़ पौधे के बारे में बताया गया है। तो इसमें ये बताया गया है कि जो पत्तियों और डंठल का रंग हरा कलर का होता है वो क्लोरोफिल नामक पदार्थ के कारण होता है, और क्लोरोफिल होने के कारण ही पौधे क्या करती हैं, पानी, कार्बन डाइऑक्साइड और सूर्य की प्रकाश की उपस्थिति में स्वयं भोजन बनाती है। और जो स्वयं भोजन बनाते हैं उन्हें क्या कहते हैं, तो जो स्वयं भोजन बनाते हैं उन्हें स्वपोषी कहते हैं। उनके क्या बोलते हैं, स्वपोषी कहते हैं। फ्रेंड्स, यदि आपको कोई पूछे कि स्वपोषी किसे कहा जाता है तो बोलिएगा कि जो स्वयं भोजन बनाता है उसे स्वपोषी कहते हैं। उदाहरण के तौर पर पेड़ पौधा, ठीक है। पेड़ ही एक ऐसा सजीव चीज़ है जो स्वपोषी होता है, उसके बाद फिर किसी भी प्रकार का सजीव चीज़ स्वपोषी नहीं हो सकता, मतलब स्वयं भोजन नहीं बना सकता, वो किसी न किसी प्रकार से दूसरे पर निर्भर होता ही है। जंतुओं में क्लोरोफिल नहीं होता, फिर वे भोजन कैसे प्राप्त करते हैं, करते होंगे। तो देखिए फ्रेंड्स, अब पेड़ पौधे में तो क्लोरोफिल है, तो इसलिए वो लोग स्वयं भोजन बना लेते हैं। पानी, कार्बन डाइऑक्साइड, सूर्य की प्रकाश की उपस्थिति में वो स्वयं भोजन बना लेते हैं। लेकिन जंतुओं के पास तो कोई क्लोरोफिल नहीं होता है, फिर वो भोजन कैसे बनाते होंगे। कुछ जंतु पौधों को भोजन के रूप में लेते हैं, तो कुछ जंतु क्या होते हैं, पौधों को भोजन के रूप में लेते हैं। ऐसे जंतुओं को शाकाहारी कहते हैं। देखिए, शाकाहारी किसे कहते हैं, कुछ जंतु जो केवल हरी पेड़ पौधे पत्तियों को ही खाते हैं, तो ऐसे जंतुओं को हम लोग क्या बोलते हैं, शाकाहारी जंतु कहते हैं। जैसे गाय, खरगोश, हिरण आदि। शाकाहारी कहने का मतलब है किसी भी प्रकार का उसमें किसी जीव को मार करके ना खाए या मांस वगैरह को ना खाए, सिर्फ हरी पेड़ पौधे पत्तियों का ही सेवन करे, तो उसको हम बोलते हैं शाकाहारी। उदाहरण के तौर पर शाकाहारी में कौन आता है, गाय और खरगोश। ये क्या करती हैं, सिर्फ घास खाती हैं, ठीक है। ये कुछ जंतु ऐसे भी होते हैं जो अन्य जंतुओं को खाते हैं, ऐसे जंतुओं को मांसाहारी कहते हैं। अब देखिए फ्रेंड्स, कुछ जंतु ऐसे होते हैं जो पेड़ पौधों को तो खाते ही खाते हैं होंगे, शायद वो क्या करते हैं, जंतुओं को, जो जीवित जंतु होते हैं उनको मार कर के खाते हैं, तो ऐसे जंतुओं को क्या कहते हैं, मांसाहारी कहते हैं। जैसे भेड़िया, बाघ, सिंह, ये सब क्या है, मांसाहारी जंतुओं की कैटेगरी में आते हैं। मांसाहारी जंतु हैं जिसमें ये लोग शाकाहारी के साथ साथ नहीं, सिर्फ मांस बस को खाते हैं, ठीक है। तो ऐसे जंतु जो केवल मांस खाता हो उसे मांसाहारी कहते हैं। तीसरे प्रकार के जंतु सर्वाहारी कहलाते हैं। अब सर्वाहारी हम किसे कहते हैं, ये जो दो प्रकार पढ़े ना, शाकाहारी और मांसाहारी, ये दोनों प्रकार को जो खाता है वो सर्वाहारी कहलाता है। अन्य जंतुओं दोनों को भोजन के रूप में लेते हैं, जैसे मनुष्य, कौवा, कुत्ता आदि। तो देखिए यहाँ पर क्या है, तो तीसरे प्रकार के ऐसे जंतु होते हैं जो शाकाहारी और मांसाहारी दोनों प्रकार के होते हैं, तो उनको क्या बोलते हैं, सर्वाहारी। और सर्वाहारी के उदाहरण क्या क्या है, मनुष्य। देखिए फ्रेंड्स, मनुष्य शाकाहारी भोजन भी करता है और मांसाहारी। कौवा भी शाकाहारी रोटी खाता है और साथ ही साथ जो मरे हुए जानवर होते हैं उनको भी खाता है। कुत्ता भी भोजन करता है और मरे हुए जानवर वगैरह को इस प्रकार से ये खाते हैं। तो ये क्या हो गए, ये दोनों प्रकार की चीज़ों को ग्रहण करते हैं, तो इसलिए ये क्या हो गए, सर्वाहारी हो गए, ठीक है। शाकाहारी, मांसाहारी एवं सर्वाहारी जंतु अपना भोजन स्वयं नहीं बनाते, अतः इन्हें परपोषी कहते हैं। तो देखिए फ्रेंड्स, हम लोगों ने स्वपोषी किसको पढ़ा था, पेड़ पौधों को पढ़ा था। पेड़ पौधे क्या करते हैं, क्लोरोफिल की उपस्थिति में कार्बन डाइऑक्साइड, पानी और प्रकाश की उपस्थिति में क्या करते हैं, स्वयं भोजन बनाते हैं, तो वो स्वपोषी कहलाते हैं। लेकिन जो ये शाकाहारी, मांसाहारी और सर्वाहारी, ये तीनों प्रकार के जंतु होते हैं जो अपना भोजन स्वयं नहीं बनाते हैं, अतः इन्हें क्या बोलते हैं, परपोषी। परपोषी मतलब दूसरों पर आश्रित होकर के अपना जीवन यापन करना।
जैसे मनुष्य पेड़ पौधे की चीज़ों को भी खाता है और मांस को भी खाता है, तो किस पर निर्भर है? पहले पेड़ पौधे पर निर्भर है, फिर मांस में जानवरों पर निर्भर है। इसी प्रकार से शाकाहारी व्यक्ति भी पेड़ पौधे जब खाना बना लेते हैं तब पेड़ पौधे की चीज़ों को खाते हैं। मांसाहारी दूसरे जानवरों को खाते हैं और सर्वाहारी दोनों प्रकार की चीज़ों को खाते हैं। तो इस प्रकार के जंतु को क्या बोलते हैं? परपोषी कहते हैं। इस सर्वाहारी जंतु अपना भोजन स्वयं नहीं बनाते, अतः इन्हें परपोषी कहते हैं। जो ये तीनों प्रकार के जंतु होते हैं, ये अपना भोजन स्वयं नहीं बनाते हैं, इन्हें हम लोग क्या बोलते हैं? परपोषी कहते हैं, मतलब दूसरों पर आश्रित होना। चूँकि हरे पौधे ही क्लोरोफिल की सहायता से अपना भोजन बनाते हैं, अतः उन्हें उत्पादक कहते हैं। अब देखिए, अब चूँकि क्या कहते हैं हम लोग? पेड़ पौधे ही क्लोरोफिल की उपस्थिति में अपना भोजन स्वयं बनाते हैं, तो स्वयं भोजन बनाने वाले को, स्वयं भोजन उत्पन्न करने वाले को उत्पादक कहा जाता है तथा जंतुओं को उपभोक्ता कहते हैं। तथा जंतुओं क्या बोलते हैं? उपभोक्ता। देखिए, उत्पादन करने वाला फैक्ट्री क्या है हमारे लिए? पेड़ पौधा है, उसने उत्पादित कर दिया। अब हम लोग क्या है? ग्राहक है, उपभोक्ता है, तो वो उत्पादित चीज को हम लोग उपभोग करेंगे तो हम लोग क्या कहलाते हैं? उपभोक्ता कहलाते हैं। चित्र 2.1 में उत्पादकों और उपभोक्ताओं को पहचानिए। तो चलिए आगे से चित्र देख करके हम लोग उत्पादक किसे कहते हैं और उपभोक्ता किसे कहते हैं, इनको पहचानते हैं। देखिए फ्रेंड्स, ये वही चित्र है। अब इस चित्र को देखिए, ये पेड़ दिख रहा है, ये चिड़िए दिख रहे हैं, यहाँ पर ये तोता टाइप का दिख रहा है, ये बंदर है, ये हाथी है, ये पता नहीं ये क्या है, और ये शेर है, नहीं बाघ शेर, देखिए खरगोश है, यहाँ मोर है, ये हिरन वगैरह है, ये घास है, देखिए घास है, और ये नदी है, पहाड़ है, चिड़िया है, आसमान है। इस प्रकार इसमें क्या करना है हमको? जंतु और पेड़ पौधों को देख करके ये बताना है कि पर्यावरण के ये सजीव घटक है। ठीक है, इसमें ये बताने कि उत्पादक कौन है और उपभोक्ता कौन है। तो फ्रेंड्स, इसमें जो ये पेड़ पौधे आपको दिखाई दे रहे हैं, ये घास वगैरह, ये घास है ना, ये सभी, और ये पेड़ पौधे हैं। ठीक है, तो ये क्या है? उत्पादक है, मतलब ये क्या कर रहे हैं? उत्पन्न कर रहे हैं। ये अपने में फूल उत्पन्न करेंगे, फल उत्पन्न करेंगे, सभी तरह की चीज़ें उत्पन्न करेंगे। तो जो ये जानवर हैं, ये बंदर जैसे जानवर इस पेड़ के उत्पादित फल को खाएंगे, चिड़िया उसके गिरे हुए पके फल को खाएंगे, और ये खरगोश वगैरह ये भी फल खाएंगे, और कुछ लोग ये हिरन वगैरह ये घास खाएंगे, हाथी भी फल खाएगा, उसी प्रकार से पत्तियां भी खाता है। यहाँ शेर फिर इसको खा करके, फिर ये शेर क्या करता है? जो हिरन जैसे जानवर होते हैं, खरगोश जैसे, इनको ये शेर लोग खाते हैं। तो यहाँ पर उत्पादक कौन हुआ? पेड़ पौधे हुए, और उपभोक्ता जितने भी प्रकार के जीव जंतु हैं, ये क्या है? उपभोक्ता हैं, और बाकी जो ये घास और ये पेड़ पौधे हैं, ये उत्पादक हैं। ठीक है, आपको समझ में आ गया होगा। चित्र 2.1 पर्यावरण के सजीव घटक, लिविंग कंपोनेंट्स ऑफ द इन्वायरमेंट। चलिए आगे देखते हैं। आगे यहाँ पर आते हैं हम लोग। आइए अब इस खेल के द्वारा यह समझने की कोशिश करें कि पर्यावरण के सभी घटक एक दूसरे पर किस प्रकार निर्भर हैं। अब टॉपिक नंबर 2 है 2.2, पर्यावरण का खेल, जीवन का जाल, गेम ऑफ इन्वायरमेंट, वेव ऑफ लाइफ। देखिए फ्रेंड्स, अब यहाँ पर हम लोग देखेंगे पर्यावरण का खेल, कैसा पर्यावरण का खेल है। ठीक है, आगे साइड हम लोगों ने चित्र को देख लिया है कि उनमें से उत्पादक और उपभोक्ता कौन थे, और इधर हम लोगों ने समझ लिया है उत्पादक किसे कहते हैं, उपभोक्ता किसे कहते हैं। अब यहाँ पर हम लोग देख रहे हैं जीवन का जाल, गेम ऑफ इन्वायरमेंट, वेव ऑफ लाइफ के बारे में। चलिए यहाँ पर देखना शुरू करते हैं। खेल की तैयारी, प्रिपरेशन फॉर गेम। आपके शिक्षक 10 सेंटीमीटर लंबाई व 5 सेंटीमीटर चौड़ाई वाले 25 कार्ड बनाएंगे। इसमें बच्चों को खेलने के लिए, ये जो जीवन का जाल है, इसको समझाने के लिए एक
गेम दिया गया है उस गेम को यहाँ खेलने के लिए शिक्षकों को निर्देश दिया गया है। ठीक है, 25 कार्ड बनाएंगे। ये कार्ड पुराने पोस्ट कार्ड, शादी के निमंत्रण पत्र या ड्राइंग शीट को काट कर बनाए जा सकते हैं। मतलब बताया गया है कि आप ये कार्ड किससे बना सकते हैं। एक कार्ड पर वे नीचे लिखे नामों में से कोई एक नाम बड़े व मोटे अक्षरों में लिख देंगे। इस प्रकार 25 कार्डों पर 25 नाम लिखे जाएंगे। तो यहाँ पर 25 कार्ड बनाने का निर्देश दिया गया है। आप चाहो तो इससे कम या ज़्यादा बना सकते हैं। और ये जो नाम है इसमें आप और नाम चेंज भी कर सकते हो, हटा सकते हो या फिर ऐड कर सकते हो। सूरज, मिट्टी, पानी, घास, मेढक, टिड्ढा, वायु, प्रकाश, नदी, मटर का पौधा, आम का पेड़, काई, गेहूं का पौधा, सांप, गिद्ध, बंदर, शेर, हिरण, मछली, मगर, ऊष्मा या ताप, मोर, खरगोश, मनुष्य, खनिज, लवण। ठीक है, ये जो नाम है इसी को लिखने के लिए बोला है। आप चाहेंगे तो और किसी का नाम लिख सकते हैं। यह ज़रूरी नहीं है कि यही 25 नाम लिखे जाएं। चाहे तो इनमें से कोई नाम हटा भी सकते हैं और दूसरे जोड़ भी सकते हैं। देखिए बताया गया ना, जो मैं आपको बताई वही। यही भी आवश्यक नहीं है कि खेल में 25 विद्यार्थी ही हों, अधिक भी हो सकते हैं और कम भी। करीब 250 फीट लंबी बोरा सीने की सुतली को गोले के रूप में लपेट लेंगे। देखिए अब इसमें एक गोला बनाना, मतलब फुटबॉल की तरह से सुतली के बोरा का बनाना है। ठीक है, खेल की शुरुआत, बिगिनिंग ऑफ द गेम। अब गेम की शुरुआत होती है। ठीक है, शिक्षक खेल में भाग लेने वाले प्रत्येक विद्यार्थी को एक कार्ड देंगे जिसे वह अपने कपड़े पर इस प्रकार लगा लेगा कि कार्ड सबको दिखाई दे। इस प्रकार हर खिलाड़ी को एक नाम मिल जाएगा। अब सारे खिलाड़ी एक समूह में खड़े हो जाएंगे। जब शिक्षक कहेंगे कि सजीव बाईं तरफ और निर्जीव दाईं तरफ, तब सारे सजीव। देखिए अब यहाँ पर ये बोला गया है वो कार्ड में जो नाम लिखा हुआ है वो सारे कार्ड वाले जितने भी विद्यार्थी भाग लिए हैं कार्ड को लगा लें उसमें नाम लिख करके। अब इसमें सजीव और निर्जीव दोनों तरह के नाम दिए गए हैं, मतलब दोनों तरह की चीज़ों का नाम लिखा गया है उस कार्ड में। अब इसमें दाईं और बाईं दो तरफा बनाया गया है। इसमें सजीव और निर्जीव को अलग अलग करने की बात की जा रही है। तब सारे सजीव, आगे देखते हैं, तब सारे सजीव घटक एक समूह में शिक्षक के बाईं ओर और सारे निर्जीव घटक दूसरे समूह में शिक्षक के दाईं ओर खड़े हो जाएंगे। तो इसमें ये बोला है जो वो कार्ड लगा हुआ है ना बच्चों के सामने साइड छाती के पास, उसमें सजीव और निर्जीव दोनों प्रकार के जीव जंतुओं का नाम, चीज़ों का नाम लिखा हुआ है। तो इसमें सजीव एक तरफ, निर्जीव एक तरफ हो जाएं। अब शिक्षक सजीव समूह से कहेंगे पौधे बाईं ओर, जंतु दाईं ओर खड़े हो जाएं। तब पौधे और जंतु अलग अलग हो जाएंगे। अब देखो पौधे और जंतु अलग अलग हो रहे हैं। इसके बाद सारे खिलाड़ी एक गोल घेरे में किसी भी क्रम में बैठ जाएंगे। शेष विद्यार्थी इनके पीछे खड़े होकर खेल देखेंगे। घेरे में बैठा प्रत्येक खिलाड़ी अपने बारे में 5 वाक्य बोलेगा। जिसे सूरज का कार्ड मिला है वह सूरज के बारे में, जिसे नदी का कार्ड मिला है वह नदी के बारे में, जिसे सांप का कार्ड मिला है उसे सांप के बारे में बोलेगा। ऐसा करके बोलना है। ठीक है, उन लोगों को जो जो कार्ड मिला है वो लोग पहले तो सजीव निर्जीव एक एक तरफ हो जाएंगे। उसके बाद फिर सजीव में जो पेड़ पौधा और जंतु है वो लोग अलग अलग होंगे। उसके बाद फिर सारे लोग अपने अपने बारे में कुछ भी बोलेंगे। तो यहाँ पर डेमो दिया हुआ है कि जैसे किसी को सूरज का कार्ड मिला है तो सूरज के बारे में बोलेगा, नदी का कार्ड मिला है नदी के बारे में बोलेगा, और सांप का कार्ड मिला है तो वो सांप के बारे में बोलेगा। सूरज बना हुआ विद्यार्थी खेल शुरू करेगा। तो सूरज भाई हम सभी का क्या है, केंद्र बिंदु है। वो सूरज बना हुआ विद्यार्थी खेल शुरू करेगा। वह सुतली का गोला अपने हाथ में लेकर किसी एक हाथ में तर्जनी उंगली पर सुतली का एक सिरा कसकर लपेट
लपेट लें। फिर वह गोले को ऐसे विद्यार्थी की ओर फेंके जिससे उसका कोई संबंध हो। जैसे सूरज को यदि लगता है कि उसका संबंध आम के पेड़ से है तो आम के पेड़ वाले कार्ड वाले विद्यार्थी के पास वो सुतली का वो सुतली ये कहो कि आप ऊन का एक गोला रख लो और उसमें उससे समझे सूर्य का संबंध पेड़ से है तो पेड़ वाले कार्ड के नाम वाले विद्यार्थी के पास फेंकेगा उस गोले को। तो उस गोले को फेंकेगा तो वो विद्यार्थी क्या करेगा, वो सुतली का जो रस्सी है, वो धागा है, उसको क्या करेगा, अपने हाथ से क्या करेगा, लपेट करके अब फिर वो ऐसे व्यक्ति के पास फेंकेगा जो उससे संबंधित है। तो संबंध के आम के पेड़ से है तो वह आम के पेड़ की ओर गोला फेंकेगा। आम का पेड़ बना विद्यार्थी सुतली को किसी ऐसे विद्यार्थी की ओर फेंके जिससे उसका संबंध हो। देखो जैसे जैसे संबंध पाया जाएगा वैसे वैसे फेंकते जाना। वो सुतली के जो रस्सी है, धागा है, उसको ऐसे करके वो लपेटते जाएंगे अपने आप में। जैसे आम का संबंध किससे होता है, बंदर से या पानी मिट्टी से संबंध होता है। देखिए तो वो पानी मिट्टी वाले या बंदर वाले कार्ड वाले विद्यार्थी के पास भेजेगा। हर खिलाड़ी गोला फेंकने से पहले सुतली को अपनी तर्जनी उंगली पर कस कर लपेट ले। तो तर्जनी उंगली पर क्या करेगा, वो ऐसे करके लपेटते जाएगा। ठीक है। दो खिलाड़ियों के बीच की सुतली तनी हुई रहनी चाहिए, मतलब कि वो छूटना नहीं चाहिए, वो तनी हुई एकदम से कास करके लगी होनी चाहिए। एक खिलाड़ी को कई बार गोला दिया जा सकता है। भाई एक ही व्यक्ति का कई लोगों से संबंध हो सकता है, इसलिए बोला गया है कि एक खिलाड़ी को वो गोला कई बार दिया जा सकता है यदि फेंकने वाले का संबंध उससे है। इस प्रकार यह खेल तब तक चलता रहेगा जब तक सुतली समाप्त ना हो जाए। तो यह खेल तब तक चलता रहेगा जब तक कि उसका धागा खत्म ना हो जाए। आप देखेंगे कि पर्यावरण के घटकों के बीच आपस में संबंध होने के कारण एक जाल बन गया है। तो आप लोग इस चीज़ को इमेजिन भी करोगे। अब मैं यहाँ पर आपको कैसे दिखाऊं, भाई ये सारे गेम तो बहुत लोग रहेंगे तभी हो सकेगा ना। तो आप लोग इमेजिन कर लीजिए कि इतने सारे लोग और इनमें बार बार संबंध बताएगा तो कितने बार हम लोग सुतली के धागा को अपने हाथ से लपेटेंगे तो कितना बड़ा एक जाल टाइप का बन जाएगा। पर्यावरण के सभी सजीव व निर्जीव घटक एक दूसरे पर निर्भर हैं। तो देखिए हम लोगों को इस गेम के माध्यम से क्या बताने की कोशिश की गई है कि पर्यावरण के जितने भी सजीव या निर्जीव हैं वो सारे लोग एक दूसरे पर निर्भर हैं। आइए देखें कि किसी एक घटक के ना होने पर पर्यावरण पर क्या प्रभाव पड़ता है। अब यहाँ पर हम लोग देखते हैं कि जो पर्यावरण है, पर्यावरण में सभी प्रकार के जीव जंतु एक दूसरे से संबंध रखते हैं, एक दूसरे पर निर्भर हैं। लेकिन यदि पर्यावरण का कोई एक जीव, सजीव या निर्जीव में से कोई एक घटक नष्ट हो जाए तो देखेंगे कि क्या क्या प्रभाव पड़ता है हमारे पर्यावरण को। अब एक एक खिलाड़ी बारी बारी से अपनी उंगली में बंधी सुतली खोले और फिर कसकर बांध लें। किसी भी खिलाड़ी द्वारा सुतली खोले जाने पर जीवन के जाल का क्या असर पड़ता है, क्या वह ढीला हो जाता है। यहाँ जाल का ढीला होना पर्यावरण में किसी घटक की अनुपस्थिति के कारण पर्यावरण में होने वाले असंतुलन को दर्शाता है। अब देखिए जो सुतली वो कसी हुई हमारे हाथ में बंधी गई है, मतलब कि जो खेल रहे हैं उन विद्यार्थियों के, उनमें से यदि एक जन अपनी उंगली से उस सुतली को निकाल देता है तो सुतली, सबकी उंगली का सुतली ढीला हो जाता है और जल्द से ही वो पूरा नष्ट होने लगता है, मतलब कि वो सुतली पूरा ढीला होकर निकल जाता है सबके हाथ से। तो यहाँ से हमें ये पता चलता है कि पर्यावरण एक जाल की भांति है जिसमें हर किसी से संबंध है, लेकिन उन जाल में से, उन संबंध में से किसी एक का संबंध टूट जाता है तो पूरे पर्यावरण को हानि, नुकसान या प्रभाव झेलना पड़ता है। क्या पर्यावरण का कोई ऐसा घटक है जिसके ना होने पर कोई प्रभाव ना पड़े। अब देखिए पर्यावरण के कोई ऐसे घटक अब यहाँ पर पढ़ेंगे जिसके ना होने पर भी कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। अभी हम लोग इधर प्रभाव पड़ता है ऐसा पढ़े थे, ठीक है। आगे अब चलते हैं।
कौन किसे खाता है, खाद्य श्रृंखला का खेल। हु ईट्स whom, गेम ऑफ फूड चेन। अब यहाँ पर हम लोग ये देखेंगे कि कौन किसे, अब तो हम लोग समझ चुके हैं कि पर्यावरण में एक जाल होता है जो हर किसी से संबंधित होता है, लेकिन अब यहाँ पर हम लोग पढ़ेंगे कि कौन किसे खाता है। खाद्य श्रृंखला का खेल देखना है अब हमें, ठीक है। पर्यावरण के जो जीवन का श्रृंखला था उसको हम लोग, अब सारे खिलाड़ी अपनी उंगलियों से सुतली खोल दें और सुतली का गोला बना लें। अब फिर से सुतली को खोलना है, उसका गोला बनाना है। नाम का कार्ड अपने ऊपर लगा रहने दें और जो कार्ड है वो अपने ऊपर लगा रह दे। यह खेल पूरी कक्षा के सामने खेला जाएगा। काई लिखा हुआ कार्ड लगा खिलाड़ी कक्षा के सामने इस प्रकार खड़ा हो जाए कि सब उसका कार्ड देख सकें। काई को कौन खाता है। अब देखिए, जो काई नाम का खिलाड़ी होगा, काई कार्ड वाला खिलाड़ी होगा, वो एक तरफ खड़ा हो जाएगा, ऐसे खड़ा होगा कि उसको सभी कोई देख सकें। अब काई को कौन खाता है। मान लें कि इसका उत्तर मछली है, तो अब काई को कौन खाता है, तो मान लिए हम लोग कि इसका उत्तर क्या है, मछली है। अब मछली के कार्ड वाला खिलाड़ी काई के कार्ड वाले खिलाड़ी की बाईं ओर खड़ा हो जाए और काई का हाथ पकड़ ले। अब उसके बगल में खड़ा हो जाना है और उसको मछली कार्ड वाला खिलाड़ी पकड़ लेगा। मछली को कौन खाता है। अब मछली को कौन खाता है, तो इसके उत्तर में इसके कई उत्तर हो सकते हैं। मान ले मछली को मनुष्य खाता है। अब मनुष्य कार्ड वाला खिलाड़ी मछली कार्ड वाले खिलाड़ी का हाथ पकड़ ले। हम लोग यहाँ पर क्या समझ रहे हैं, खाद्य श्रृंखला समझ रहे हैं। मनुष्य को कौन खा सकता है। अब देखिए, मनुष्य को कौन खा सकता है, यदि इसका उत्तर शेर मान ले तो शेर कार्ड वाला मनुष्य कार्ड वाले खिलाड़ी के बाईं ओर खड़ा होकर उसका हाथ पकड़े। आप देखेंगे कि एक दूसरे को खाने वाले की एक श्रृंखला बन गई है, इसे खाद्य श्रृंखला कहते हैं। देखिए, अब ये खाद्य वाले, देखिए ये काई है, काई को खाने वाला मछली, मछली को खाने वाले मनुष्य और मनुष्य को खाने वाले क्या बन गया, शेर। तो एक तरह से ये एक खाद्य जाल बन गया। आप देखेंगे कि एक दूसरे को खाने वाले की एक श्रृंखला बन गई, इसे ही खाद्य जाल, फूड चेन कहते हैं। देखिए, यहाँ पर काई को एल्गी बोलते हैं और काई एल्गी, मछली फिश, मनुष्य ह्यूमन, शेर लायन, और इनका ये खाद्य श्रृंखला बन गया। आई होप आप इसको याद रखिएगा कि खाद्य श्रृंखला कैसे बना होता है, फूड चेन कैसे बना होता है। आगे देखते हैं। यहाँ काई उत्पादक और मछली मनुष्य और शेर उपभोक्ता है। अब यहाँ पर क्या है, काई क्या है, उत्पादक है। काई क्या है, उत्पादक। फिर ये मछली मनुष्य और शेर क्या है, उपभोक्ता, खाने वाले हैं। अब आप ऐसी और भी खाद्य श्रृंखलाएं सोच कर बताएं और कक्षा में बनाकर दिखाएं। कक्षा के सभी विद्यार्थी इन खाद्य श्रृंखलाओं को अपनी कॉपी में नोट करें और अपने मन से ऐसी खाद्य श्रृंखला भी बनाएं जिनके घटकों के नाम खेल की सूची में नहीं है। अब यहाँ पर ये बोल रहा है कि विद्यार्थी और अन्य नामों को सोच करके खाद्य श्रृंखला बनाएं। आप जानते हैं कि प्रत्येक जीव एक से अधिक जीवों को भोजन के रूप में खाता है। तो हम लोग भाई जानते हैं ना, प्रत्येक जीव एक से अधिक जीव को भोजन के रूप में खाता है। इस तरह एक ही जीव कई खाद्य श्रृंखला में रह सकता है। जैसे कई खाद्य श्रृंखलाएं आपस में जुड़कर भी खाद्य जाल भी एक जाल बना लेती हैं, इसे खाद्य जाल कहते हैं। अब देखिए, खाद्य जाल किसे कहते हैं, जिससे कई खाद्य श्रृंखलाएं आपस में जुड़कर आप जानते हैं कि प्रत्येक जीव एक से अधिक जीवों को भोजन के रूप में खाता है। इस तरह एक ही जीव कई खाद्य श्रृंखला में रह सकता है, जिससे कई खाद्य श्रृंखलाएं आपस में जुड़कर एक जाल बना लेती है, इसे खाद्य जाल कहते हैं। ठीक है। अब इसमें देखना, जो ये चित्र आपको दिखाई दे रहा है, ये डेमो, काई को मछली खाई, मछली को मनुष्य ने खाया। अब देखिए, अब छोटे कीड़े भी मछली को खाते हैं,
ये मछलियाँ छोटे कीड़ों को खाती हैं और ये छोटे कीड़ों को मेढक भी खाते हैं। मेढक को सांप खाता है और सांप को बड़े पक्षी खाते हैं। छोटे पक्षी ये छोटे पक्षी बड़े पक्षी का शिकार बन जाती हैं। तो इस प्रकार कई प्रकार से एक ही खाने को कई लोग खाते हैं, तो इसी को क्या बोलते हैं? खाद्य जाल बोलते हैं। इसी से खाद्य जाल बन जाता है एल्गी, फिश, ह्यूमन बीइंग, स्मॉल इंसेक्ट, फ्रॉग, स्नेक, बर्ड्स और वॉल्ट्यूर, बड़े पक्षी, गिद्ध। ठीक है, तो ये एक फूड चेन बन गया, खाद्य जाल बन गया कि एक ही खाना पर बहुत जन लोग निर्भर होते हैं। हम लोग भाई एक ही खाना को बहुत जन खाते हैं ना। आइए देखें सजीव घटक एक दूसरे पर कैसे निर्भर है। अब देखिए फ्रेंड्स, हम लोग जानते हैं सजीव घटक में कौन कौन आते हैं? पेड़ पौधे और जंतु आते हैं। हम अपने दैनिक जीवन में अनेक वस्तुओं का उपयोग करते हैं। इनमें से कुछ तो हमें पौधों से प्राप्त होती है और कुछ जंतुओं से। सारणी 2.2 को अपनी कॉपी में तैयार कर उसमें पौधों एवं जंतुओं से प्राप्त होने वाली कुछ वस्तुओं का नाम लिखिए। तो हमको इस सारणी में ये बताना है कि हमको जंतुओं और पौधों से क्या क्या प्राप्त होती है। मैंने यहाँ पर कुछ नाम लिखा हुआ है, आप लोगों को ध्यान में आया तो अब आप लोग और नाम लिख लीजिएगा। क्रमांक, पौधों से प्राप्त होने वाली वस्तुएं, थिंग्स ऑब्टेन फ्रॉम प्लांट्स। देखिए, पौधों से प्राप्त होने वाली फल, फूल, लकड़ी, पत्ता, छाया, जड़ी बूटी, हवा, छाया दोबारा लिखा गया है, छिलका, ऑक्सीजन, ये सारी चीज़ें हमें पौधों से प्राप्त होती हैं। और जंतुओं से दूध, मांस, हड्डी, खाल, उनसे काम और फिर बहुत सारी चीज़ें प्राप्त होती हैं, परंतु मुझे जितना ध्यान आया है उतना मैंने लिखा हुआ है। तो हम लोग सजीव घटक में दो प्रकार के होते हैं, पौधे और जंतुओं। तो दोनों प्रकार की चीज़ों से हमारा क्या क्या हमको फ़ायदा होता है, हमको क्या क्या उनसे प्राप्त होता है, उन्हीं चीज़ों को मैंने यहाँ पर लिखा हुआ है। आपको ध्यान में आएगा कि तो आप और भी लिख लीजिएगा। थोड़ा सा आगे और देखते हैं। भोजन के अलावा अन्य जीवों के लिए भी जंतु पौधों पर निर्भर होते हैं। देखिए, भोजन के अलावा अन्य चीज़ों के लिए भी जंतु पौधों पर निर्भर होते हैं। तो देखिए फ्रेंड्स, हमको पौधों से ना केवल सिर्फ भोजन मिलता है बल्कि बहुत प्रकार की चीज़ें मिलती हैं। जैसे पक्षी अपना घोंसला पेड़ों पर बनाते हैं, तो पक्षी पेड़ पौधे पर रहने के लिए निर्भर हो गई। कई कीट पतंगे भी पेड़ों पर रहते हैं, उनका भी आश्रय स्थल हो गया पेड़। कई फूलों में परागकण की क्रिया कीड़ों और छोटे पक्षियों द्वारा होती है। तो जो परागकण की क्रिया होती है वो बहुत सारे छोटे पक्षियों और कीड़ों के द्वारा होती है। कुछ बीज और फल जंतुओं कई कीट पतंगे भी पेड़ों पर रहते हैं। कई फूलों में परागकण की क्रिया कीड़ों और छोटे पक्षियों द्वारा होती है। कुछ बीज और फल जंतुओं के शरीर से चिपक कर एक स्थान से दूसरे स्थान तक फैल जाते हैं, इन्हें प्रकीर्णन कहते हैं। देखिए, यहाँ पर ये प्रकीर्णन की परिभाषा लिखने की यदि आ जाए, कुछ बीज और फल जंतुओं के शरीर से चिपककर एक स्थान से दूसरे स्थान तक फैल जाते हैं, इसे प्रकीर्णन कहते हैं। इस प्रकार जंतु और पौधे एक दूसरे पर निर्भर हैं। तो इस प्रकार देखिए, जंतु और पौधे एक दूसरे पर निर्भर है। आई होप फ्रेंड्स, आप लोगों को पर्यावरण क्या होता है, पर्यावरण में जीव, सजीव, निर्जीवों का एक दूसरे पर कैसे निर्भरता होती है, फिर सजीव एक दूसरे पर कैसे निर्भर होते हैं, और खाद्य जाल, खाद्य श्रृंखला, ये सब क्या होती है। और यहाँ पर हम लोगों ने पढ़ा प्रकीर्णन, ये कैसी होती है। आई होप आप लोगों को इतना समझ में आया होगा। नेक्स्ट टॉपिक हम लोग अगली वीडियो में पढ़ेंगे, इसके आगे टॉपिक। तब तक के लिए धन्यवाद। प्लीज़ वीडियो पसंद आई होगी तो लाइक ज़रूर कीजिएगा, सब्सक्राइब भी कीजिएगा। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट टॉपिक में।